डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल के जो अलग अलग विशेष क्षेत्र हैं उसकी शुरुआत की थी और मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार मानव भूगोल एक विशेष क्षेत्र में पढ़ा जाता है, उसकी बात कर ली थी। आज हम आगे बात करते हैं कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र किस प्रकार है, मानव भूगोल में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, किस किस टॉपिक को हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे ताकि समझ में आ जाए, साथ साथ में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। चलो हम बात करते हैं। देखो, जो मानव भूगोल है उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। हमने इसके भिन्न भिन्न प्रदेशों के बारे में, अलग अलग प्रदेशों की हमने वहाँ की जो भौगोलिक और दूसरी कंडीशन है उनकी बात की थी। हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल के अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या है, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद वहाँ जीवन की जो अलग मान्यता है और मानव जीवन की उन्नति के जो उद्देश्य हैं उनकी बात कर ली थी। फिर हमने ये देखा था कि जो हंटिंगटन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन के लिए दो अलग अलग भाग बताए। एक तो बताया कि इन्होंने पहले भौतिक दशाएं हमको पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? मानव भूगोल में पहले हम मानव की भौतिक दशाएं पढ़ेंगे, फिर हमको मानवीय क्रियाएं, मानवीय अनुक्रियाएं पढ़नी चाहिए। देखो, हंटिंगटन ने क्या कहा? हंटिंगटन ने कहा कि अगर हमको मानव भूगोल पढ़ना है तो हम पहले भौतिक दशाएं पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? मानवीय अनुक्रियाएं पढ़ेंगे। मानव की कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे, तब हमारी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी और हम अच्छी तरह से ज्योग्राफी को पढ़ पाएंगे। अब हमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अब हमको समझना है कि जो मानव भूगोल है, तो हमें समझना है कि जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल के अंतर्गत अलग अलग विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी एक एक बात करेंगे। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले हम मानव भूगोल में जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? जनसंख्या के बारे में। तो आपको एक बात याद रखनी है कि मानव भूगोल के जो अलग अलग विषय हैं उसमें हम एक जनसंख्या का जो टॉपिक है या वो जो विषय हैं जनसंख्या के बारे में वो भी पढ़ते हैं। हम जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? तो हम जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या का वितरण। वितरण का मतलब ये हुआ कि किन किन स्थानों या प्रदेशों में कितनी जनसंख्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जनसंख्या का जो प्रारूप है वो भी पढ़ते हैं। वितरण का प्रारूप या अलग प्रारूप मतलब जनसंख्या जो वितरण है उसका वो किस हिसाब से है, क्या उसमें कुछ समानता है, क्या उसमें विभिन्नता है, उस हिसाब से उसके अलग अलग रूपों के बारे में हम बात करते हैं। एक तो ये बात करते हैं। इसके अलावा हम जनसंख्या विषय के अंदर हम जन समूहों की बात करते हैं। अलग अलग समूह हैं लोगों के, उनकी बात करते हैं इसके अंतर्गत, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम प्रवास की बात करते हैं। जनसंख्या जो टॉपिक है उसमें प्रवास की भी बात करते हैं। इसके अलावा हम अधिवास की बात करते हैं। अधिवास का मतलब होता है कि किसी स्थान पर जो मानव रह रहा है उसका जो मकान है काफ़ी समय से वो उसका अधिवास हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम जनसंख्या जो विषय हैं उसके अंदर हम प्रजातिगत, सामाजिक, संरचना का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं।
देखो, आपको मानव भूगोल के जो अलग अलग विषय हैं उसमें हमने जनसंख्या की बात की है। जनसंख्या अगर हमारे मानव भूगोल में एक विषय है, एक टॉपिक है, अगर उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम जनसंख्या का वितरण या उसका प्रारूप बात करेंगे, उसके वितरण की। हम जन समूह के बारे में बात करेंगे, हम प्रवास के बारे में बात करेंगे और अधिवास के बारे में बात करेंगे। प्रवास जानते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, इनकी बात करेंगे। अधिवास की, जिस स्थान पर जो मानव रह रहे हैं नगर या शहरों या गाँवों के रूप में, उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो जो मानव है उसकी जो सामाजिक संरचना है, उसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण हैं, वो भी हम अलग अलग जातिगत या प्रजातिगत के रूप में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि अलग अलग जातियों की जो सामाजिक संरचना है, जो इतिहास से किस प्रकार चलती आ रही है, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वो भी इसमें हम पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक तो आप जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम 2 नंबर जो इससे मानव भूगोल में पढ़ते हैं, वो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक आपको ये बात समझ में आ गई। 2 नंबर जो अपने इसमें पढ़ते हैं, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ये भी हम मानव भूगोल में एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम क्या क्या किन तत्वों की बात करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं तो जो प्राकृतिक वातावरण है और उस वातावरण के जो अलग अलग तत्व हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण है, उसके जो अलग अलग विभिन्न तत्व हैं, उनका अध्ययन करते हैं और इन तत्वों का मानव के जीवन में जो मानव क्रियाकलाप करता है, मानव जो अलग अलग क्रियाकलाप करता है, अलग अलग काम करता है, उन मानव क्रियाकलापों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन तत्वों का, वो भी हम इसी विषय में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के विशिष्ट क्षेत्र में हम जनसंख्या का बात या उसके बारे में पढ़ते हैं, और प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें हम प्राकृतिक वातावरण के जो अलग अलग तत्व हैं और उनके जो मानव क्रियाओं पर जो प्रभाव है, उनकी भी बात हम इसमें करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्राकृतिक संसाधन तो देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, हम प्राकृतिक संसाधन की तो बात करनी है हमको। प्राकृतिक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में कि कौन कौन से हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। इसके अलावा हम भूमि जल की भी बात करते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर जो भूमि जल है उसकी भी बात करते हैं। इसके अलावा हम इसमें जंगल, वन, वो भी इसके अंदर पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंदर। इसके अलावा हम विशेष इसमें खनिजों का अध्ययन भी करते हैं। खनिज का भी जो अध्ययन है वो इस प्राकृतिक संसाधन के रूप में करते हैं। तो देखो, प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन जो विषय क्षेत्र हैं, उसमें हम मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के अलग तत्व और उनके प्रभाव जो मानव पर पड़ते हैं उनकी बात करते हैं, वो टॉपिक पढ़ते हैं। और इस विषय क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज अध्ययन या खनिजों का अध्ययन, ये सब इसी टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तो जनसंख्या के अंतर्गत हम इनकी बात करते हैं। प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें इनकी बात करते हैं। 3 नंबर जो हम इसमें विषय क्षेत्र में पढ़ते हैं कि मानव भूगोल का और किस प्रकार के इसमें विषय पढ़े जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम सांस्कृतिक वातावरण के बारे में भी पढ़ते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के बारे में समझना है, ध्यान देना है कि जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके बारे में हम किस प्रकार की बातें करते हैं। देखो, आपको इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, वो मानव कर रहा है। अलग अलग घर बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो मानव जो भी क्रिया करता है उनका अध्ययन तो हमें मानव भूगोल में पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मानव भूगोल में हम मानव के जीवन के बारे में, मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनकी बात हम करेंगे, उनके बिना तो मानव भूगोल अधूरा है। इसका मतलब जो मानव जीवन के अंदर जो सांस्कृतिक तत्व है, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उन सांस्कृतिक तत्व का हम मानव
और पर्यावरण दोनों के रूप में हम पढ़ेंगे कि जो सांस्कृतिक तत्व है वो मानव के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है, पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो सांस्कृतिक तत्व है हमारे जीवन में, उनका जो जीव जंतुओं पर या मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो अनुकूल है कि नहीं है, तो ये भी हमको पढ़ना है कि मानव का जो वातावरण है वो उसके साथ में सांस्कृतिक तत्व अनुकूल है या नहीं, ये भी हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम जीविका जो साधन है, मानव के जीवन यापन करने के लिए जो जीविका के जो साधन है, जीविका का मतलब ये हुआ कि जीवन यापन करने के, जीवन चलाने के जो साधन है, उनका भी हम सांस्कृतिक वातावरण में करते हैं। ये जो सांस्कृतिक वातावरण है वो मानव ही तो उत्पन्न करता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम जो परिवहन है, वो परिवहन भी मानव की क्रियाओं में आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जीविका के साधन हो गए, परिवहन हो गए, और इसके अलावा जो भवन निर्माण की सामग्री हैं वो भी हम इसी टॉपिक में, इसी विषय क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो भवन निर्माण के या भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, ये सारे ऐसे विषय हैं जो हम इस सांस्कृतिक वातावरण के तहत मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो मैंने बात बताई है कि प्राकृतिक वातावरण हो गया, हम मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव हो गया, खनिजों का अध्ययन है वो इसमें होता है, प्राकृतिक संसाधन है और जो भूमि जल है वो इसमें पढ़ा जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के, देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि मानव भूगोल के अंदर सांस्कृतिक वातावरण के तहत किन विषय क्षेत्रों का अध्ययन होता है, आपको लिखना पड़ेगा कि मानव क्रिया का अध्ययन होता है इसमें सांस्कृतिक तत्वों को हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। मानव का जो वातावरण है, सांस्कृतिक जो तत्व है वो मानव के वातावरण के साथ में अनुकूल है या नहीं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम मानव की जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण की सामग्री, इन सभी विषय क्षेत्रों का अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम करते हैं। भाई आप कोई कह रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हो, आप बोलेंगे हम तो मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। अच्छा, मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, तो हम मानव भूगोल में सब सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो हम बात करते हैं वो इसके अंतर्गत ये विषय क्षेत्र है। मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 4 नंबर जो हमें विषय क्षेत्र में हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम के बारे में आपको समझना है कि कालिक अनुक्रम है क्या आखिर। अब देखो, एक बात आपको पता होगा कि जो मानव समाज है, क्या मानव का जो समाज है वो और उसके जो भौगोलिक संबंध है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, टिका हुआ बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानव का समाज है, क्या पहले वैसे ही था या आज भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव समाज की जो भौगोलिक कंडीशन है वो समय समय पर बदलती रहती है, स्थिर बिल्कुल नहीं है। जैसे आज से 1000 साल पहले जो मानव समाज था, क्या आज भी वैसे ही वैसा समाज है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। पहले जैसा समाज था आज के समाज में काफ़ी अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव समाज ने जो पहले और आज के समय जो एक प्रकार से समय साथ में जो एक क्रियाएँ की हैं, वो जो उसका विकास हुआ है, उस विकास को हम इससे अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि मानव का या जो मानव के जो सांस्कृतिक विकास के जो पहलू हैं, सांस्कृतिक
विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग तथ्य हैं, उनका हम इस कालिक अनुक्रम में अध्ययन करते हैं। तो पहली बात यह है कि मानव समाज और भौगोलिक जो स्वरूप हैं वो स्थिर नहीं है, इसलिए हम मानव के सांस्कृतिक विकास को हम अलग अलग संबंधों के रूप में पढ़ते रहते हैं। और इसके जो जितने भी संबंध हैं, जैसे मानव समाज और भौगोलिक कंडीशन देखें तो संबंध है मानव का प्रकृति साथ में, वो क्रियात्मक संबंध है। क्रियात्मक संबंध मतलब ये होता है कि समय समय पर क्रिया करके उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो 4 नंबर जो हमने मानव भूगोल के अंदर जो भौगोलिक कंडीशन है उसकी बात कर ली। आगे ध्यान देंगे कि जो 5 नंबर हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो भी आप ध्यान देंगे। अब देखो 5 नंबर देखो, 5 नंबर जो आपको ध्यान रखना है कि हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर नियोजन व प्रादेशिक संगठन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो नियोजन व प्रादेशिक संगठन का जो अध्ययन है वो इसमें करते हैं मानव भूगोल के अंदर। अब समझना है आपको एक एक चीज़ के बारे में। देखो क्या होता है नियोजन और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन। अब देखो नियोजन और प्रादेशिक संगठन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक कोई भूगोल बहता है, क्या है भूगोल बहता, और अगर भूगोल जो बहता है वो किसी मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहा है, और मानव भूगोल के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि केवल मानव की जो अलग अलग दशाएँ हैं उनके बारे में ही वो पढ़ रहा है। जैसे भूगोल बहता मानव भूगोल के तहत अगर मानव दशाओं का अध्ययन करता है तो ऐसा नहीं कि उसके द्वारा मानव भूगोल पूरा हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या जो मानव भूगोल है या जो भूगोल पढ़ने वाला है वो अगर इस पृथ्वी पर जो मानव की अलग अलग दशाएँ हैं और उसको पढ़ करके वो ये कह सकता है या कहता है कि मैंने मानव भूगोल पढ़ लिया, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मानव भूगोल की जो अलग अलग कंडीशन तो उसने पढ़ ली, इसके साथ में हमें इस मानव भूगोल के तहत मानव भूगोल के तहत हमें और भी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। हमें उनके वितरण के अलावा वो जो वितरण हुआ है उस वितरण की जो विशेषता है कि वहाँ पर ये जो वितरण है वो विशेष ढंग से क्यों है, वो भी इसी के अंदर देखना पड़ता है। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मानव भूगोल को केवल ऐसा नहीं है कि मानव दशा ही पढ़नी चाहिए या वो ही पढ़ता है। दरअसल जो मानव भूगोल है वो किसी स्थान की मानव दशाओं के साथ साथ में वहाँ जो वितरण है वो विशेष ढंग से क्यों है, विशेष ढंग से वितरण को तो पढ़ेगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। मानव भूगोल को या जो भूगोल बहता है उसको मानव भूगोल में मानव दशाएं क्या वितरण तो पढ़नी है, लेकिन अलग अलग जगहों पर विशेष ढंग से जो वितरण क्यों है उस क्यों का कारण भी उसको ढूंढना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा। आखिर यहाँ पर मानव का जो कंडीशन है उसकी दशाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, यहाँ पर किस प्रकार की। जैसे एक प्रदेश ये है, दूसरा प्रदेश ये है, यहाँ की जो मानव दशाएं हैं वो अलग है, यहाँ की मानव दशाएं अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की दशाएं किस प्रकार की हैं और यहाँ पर किस प्रकार की हैं, वो भूगोलवेत्ता तो पढ़ेगा ही। इसके अलावा भूगोलवेत्ता को ये भी पढ़ना पड़ता है कि यहाँ की दशाएं हैं वो यहाँ से अलग क्यों हैं। जैसे यहाँ पर ठंड है और यहाँ पर गर्मी है, तो केवल इतना नहीं पड़ेगा कि यहाँ ठंड है गर्मी, वो ये भी समझेगा कि आखिर यहाँ ठंडी क्यों है, यहाँ गर्मी क्यों है। इसके कारण को भी वो समझने की कोशिश करता है, वो भी इसमें मानव भूगोल में पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक वातावरण में जो अलग अलग कारण हैं उन कारणों को भी हम इसमें पढ़ना पड़ता है मानव भूगोल के तहत। मेरे हिसाब से मेरी ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि दरअसल मानव को इस मानव भूगोल के विषय के तहत क्या क्या पढ़ना पड़ता है।
हमें जो मानव क्रियाएं मिलती हैं, मानव ने जो क्रिया की है, उन क्रियाओं के कारण भी हमको पढ़ने पड़ते हैं कि आखिर ये क्रियाएं हुई हैं तो क्यों हुई है। ठीक है, जैसे एक जंगल ये है, दूसरा जंगल ये है। मान लो इसमें आदि मानव रह रहा है, तो आदि मानव ने ये जगह छोड़ करके, कि जंगल छोड़ करके इस जंगल में आ गया, इस वन में आ गया। मतलब मानव ने क्या की, क्रिया की। क्रिया की कि नहीं की? बिल्कुल की। तो हमें ये भी समझना है, ऐसा नहीं कि अपनों इतना ही ध्यान रखना है कि मानव क्रिया ने यहाँ से यहाँ तक क्रिया कर ली, बस वहाँ तक मानव भूगोल खत्म नहीं होता है। मानव भूगोल का मतलब ये भी है कि आपने जो एक क्रियाएँ पढ़ी हैं कि मानव ने इस जगह से यहाँ तक उसने आया है, तो क्यों आया है, उसका कारण भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम प्रवास की बात करें, प्रवास का मतलब समझते हैं ना, कि एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर देना है, जो प्रवास है। ठीक है, तो ये जो मानव प्रवास करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो आ जाता है, तो वो जो मानव एक जगह से दूसरी जगह पर आता है, वो क्यों, उसका जो कारण है वो भी हमें मानव भूगोल में पढ़ना पड़ता है। मेरे हिसाब से मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि आखिर हमें मानव भूगोल में किन किन विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत किस प्रकार की बातों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसके अलावा हम मानव भूगोल के अंतर्गत जो संसाधन है, उन संसाधनों का जो मानव समाज है उसमें किस प्रकार वितरण है। देखो, नियोजन का मतलब समझते हो ना, कि भाई कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई भी योजना के तहत काम कर रहे हो, तो वो किसी भी योजना के तहत काम करने से पहले उस योजना को कैसे करना है, उससे पहले जो आपने प्लान बनाया है वो आपका नियोजन होता है। देखो, नियोजन का पहले शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए कि नियोजन का मतलब ये क्या होता है। देखो, नियोजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई योजना है, आपने कोई योजना बनाई, ठीक है, और उस योजना के तहत आपको काम करना है। आपने क्या किया, उस योजना से पहले उस योजना को कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग बना दी है। मतलब योजना को लागू करने या योजना बनाने से पहले या योजना को शुरू करने से पहले आपने दिमाग में इस प्रकार से एक प्रकार की पूरी प्लानिंग बना दी है, मतलब एक प्रकार की ऐसी योजना बना दी है कि भाई ये काम आपको कैसे करना है। तो किसी भी काम को करने से पहले जो आप उसके करने के बारे में जानते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मुझे सारा काम करना है, वो नियोजन होता है। मतलब योजना को सही ढंग से करने से पहले जो उसके बारे में जांच पड़ताल होती है, उसके बारे में जो विचार होते हैं, उसके बारे में जो योजना होती है, वो आपका नियोजन होता है। उसी प्रकार जैसे मानव जीवन के अंदर जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, उनका हमको नियोजन कैसे करना है, वो समाज में किस प्रकार वितरित है, उनका भी अध्ययन हमको करना पड़ता है। और प्रादेशिक संगठन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समूह हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। आखिर उनका किस प्रकार वितरण है, उनका उपयोग किस प्रकार है, उनका संरक्षण किस प्रकार का करना चाहिए, वो भी इसमें पढ़ा जाता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन हैं, वो ये ध्यान रखना है कि समाज के अलग अलग समूहों में, समाज के विभिन्न समूहों में किस प्रकार उनका वितरण है, ये भी हमको अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना पड़ता है कि उनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का। इसके अलावा हमें ये भी अध्ययन करना पड़ता है कि क्या मानव उन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान करना पड़ता है। ये भी इसी मानव भूगोल के तहत हमें इस नियोजन और प्रादेशिक संगठन के तहत हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मानव भूगोल के अंदर किस प्रकार के विशेष क्षेत्रों का अध्ययन होता है। इसके अलावा जो संसाधन हैं, उनका आने वाले समय में क्या कंडीशन होगी, उसकी दृष्टिकोण से भी हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव संसाधन क्या कर रहा है, मानव जो भूगोल के तहत या जो मानव है प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में या वातावरण में अनेक समस्याएं पैदा हो गई। उन समस्याओं का अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा। जैसे मानव संसाधन के तहत उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, मानव क्रियाओं के तहत उसने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण
जो ये समस्या है इसके बारे में भी हमें पहले से पढ़ना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार की क्रियाओं के तहत हमें नियोजन के माध्यम से इन प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ इस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और एक दो बार वीडियो को ज़रूर वापस देखें और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते